नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करते हैं वाराणसी का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। तो चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारियां सभी पार्टियों की नजर आ रही हैं और इसी को लेकर प्रचार प्रसार भी तेजी से देखा जा रहा है। सिलसिलेवार लगातार चुनावी जनसभाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। वाराणसी की ये तस्वीरें थे। वापस से जनहित के मुद्दे पर लौटते हैं। यूपी में गुंडे और माफिया और अराजक तत्वों पर सख्त एक्शन के बाद भी दरिंदे हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आए दिन रेप की वारदातें, घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और पुलिस है कि औपचारिक कार्रवाई तक सीमित रह जाती है। लिहाजा बेटियां डरी और सहमी हैं। वहीं योगी सरकार में इस अंधेर को लेकर विपक्ष के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही छतरपुर से एक सटी उत्तर प्रदेश की सीमा में निर्वस्त्र और बेहोश मिली युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप छतरपुर के राजनगर थाने में तैनात कांस्टेबल और उसके 8 परिजन पर लगाया गया। युवती ने शिकायत में बताया कि कांस्टेबल पर रेप का एक केस पहले से ही दर्ज है। आरोपियों ने ये केस वापस लेने का दबाव बनाया और अस्पताल में भर्ती युवती की शिकायत पर 9 आरोपियों पर किडनैपिंग, मारपीट और गैंगरेप की एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। एसपी ने कांस्टेबल जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि घटनास्थल महोबा जिला उत्तर प्रदेश में होने के कारण महोबा पुलिस पहले युवती को नौगांव सिविल अस्पताल ले गई और इसके बाद हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल लाया गया। युवती के होश में आने के बाद महोबा और छतरपुर पुलिस ने बयान दर्ज किए, यानी कि उसके बयान लिए गए और युवती ने बताया कि कांस्टेबल संजय तिवारी पर रेप का केस चल रहा है। केस होने के बाद से वो फरार था। एसपी ने उसे निलंबित कर दिया था और इसी केस की पेशी के लिए वो 1.5 महीने पहले हरदोई से छतरपुर आई थी। तब आरोपी और उसके परिवार के लोगों ने उसे किडनैप कर अलग अलग जगह पर रखा, पीटा गया, गैंगरेप किया गया। हाल ही में यूपी के उन्नाव में एक नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर पर आग लगा दी गई थी। उस घटना से भी आपको रूबरू कराया था, जिसमें 2 बच्चे झुलस गए थे, मासूम बच्चे। पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोप लगाया है कि मुझे इंसाफ चाहिए। वापस से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। गैंगरेप के अभियुक्तों ने ही आग लगाई, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने कहा कि पीड़िता के चाचा ने घर में आग लगाई है, यानी कि मामला को उलझाने की भी कोशिश की गई। पीड़िता का जो छप्पर था, एक कमरे का घर आग की चपेट में आ गया। बहरहाल यूपी में जब योगी सरकार गुंडे, माफिया और अपराधियों को सबक सिखाने के तहत लगातार सख्त रुख अपना रहे हैं, तब इस तरह की घटनाएं अफसोसजनक है और सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या कानून व्यवस्था का खौफ इतना कड़ा नहीं है जिसके डर से ऐसी मामले सामने ना आए। तो इसको लेकर लगातार सवाल उठ जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया को लेकर, प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर, कि आखिर एक तरफ तो बात होती है जीरो टॉलरेंस की और दूसरी तरफ अपराधियों का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है कि क्या हमारे समाज में आज भी आप अपने आप को सुरक्षित, खास तौर पर अगर महिलाओं और बेटियों की बात की जाए, तो क्या अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं है कि अपने आप को सुरक्षित महसूस किया जा सके, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो कुल मिलाकर ऐसी ही बनती नजर आ रही हैं, जिसको लेकर आज हम जनहित में चर्चा करेंगे और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे, क्योंकि दर्शकों की राय बेहद महत्वपूर्ण होती है किसी भी घटनाक्रम को लेकर। और ये तय होता है कि वाकई किस तरीके से प्रदेश में काम किया जा रहा है, क्योंकि सरकार तो दावा कर रही है, लेकिन दावे वो खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर।
और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। दर्शक अपनी राय भी साझा कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहा है, इस पे कॉल करें और अपनी राय साझा करें कि क्या कानून व्यवस्था का खौफ है, कानून व्यवस्था सख्त नजर आ रही है आपको, इससे साझा कर सकते हैं के न्यूज के इस मंच पर। विवेक पांडे जी हैं, सपा प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। राज शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपके पास आते हैं विवेक पांडे जी। अगर देखा जाए तो महिला सुरक्षा को लेकर अगर बात करें, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर बात करें, क्योंकि अगर अपराध का जिक्र होता है तो कानून व्यवस्था अपने आप कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो क्या कानून व्यवस्था का अब खौफ नहीं रहा अपराधियों के जहन में, जिस तरीके से ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरी आवाज आ रही है? जी 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 विवेक जी, सुन पा रहे हैं आपको? मेरी आवाज आ रही है? जी विवेक जी, आपकी प्रतिक्रिया। जी देखिए, पूरे मंच को पहले तो प्रणाम करते हुए अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त रखने की अनुमति चाहूंगा। इस पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख मानक जनसंख्या के आधार पर क्राइम रेट 154.5% है। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी, योगी सरकार जब आई थी, योगी सरकार के आते के आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई, जिसको कि योगी सरकार वाकई में न करती आई है, न उसने कभी किया। 3 साल में 19, 20, 21 के अगर आप आंकड़े देखेंगे उत्तर प्रदेश 2020 में 49,385 और उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहता है महिला से जुड़े हुए अपराधों के मामले में। सबसे बड़ी बात है कि योगी सरकार ने इसको रोकने के लिए कई कवायदें शुरू की, लेकिन मुझे लगता है कि सारी उनकी स्क्वायर तक कहीं ना कहीं इनकी योजनाओं की बताते हुए वो योजना भी इनकी फेल हो। और उत्तर प्रदेश में केवल और केवल योगी सरकार का सबसे, अगर आप निकृष्ट आचरण देखेंगे तो जब सरकार आई थी, आते ही इसके 111 दुरुस्त कर दीजिएगा, 111 या 112 ही है, मैं कंफर्म हूं, बलात्कार प्रतिदिन के हिसाब से इनके उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटने लगी थी। तो योगी सरकार कहीं ना कहीं ये बात सत्य है कि महिलाओं से जुड़े अपराधों को रोकने में अक्षम रहा है, लेकिन ये कोई केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। वास्तविकता क्या है, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त है, इसको समझने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर किसी भी कानून व्यवस्था की चुनौती जो होती है वो उसके खुफिया तंत्र पे बहुत निर्भर करती है। अपराधियों के बारे में जानकारी, क्षेत्रीय अपराधों का समीकरण क्या है, राजनीतिक संरक्षण किसका है, ये कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र से जुड़ा विषय होता है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 3.25 लाख कर्मचारी जो है, उनके ऊपर एक अनैतिक कहीं ना कहीं बॉर्डर स्कीम थोपी गई है, जिसके दायरे में केवल कांस्टेबल्स को या जानकारी बल को होना चाहिए था, लेकिन उसके दायरे में पुलिस इंस्पेक्टर तक को शामिल कर लिया गया। अब ये बॉर्डर स्कीम है क्या? क्योंकि जनरली इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी को पता नहीं बॉर्डर स्कीम कौन चीज है। इस स्कीम को समझेंगे विवेक जी, आपके पास वापस लौटेंगे, इस स्कीम को समझना भी चाहेंगे बखूबी, क्योंकि दर्शक बहुत बारीकी से देखते हैं और ऐसे मसलों को बेहद गंभीरता से लेते हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कीजिए। सोनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। के न्यूज के माध्यम से जो ये महिलाओं के ऊपर अपराध हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं, महिलाओं की छेड़खानी हो रही है, ऐसे लोगों में इसके पीछे एक ग्रुप बना के भेजना चाहिए, किसके पीछे कौन बढ़ावा दे रहा है, कौन इसके पीछे हाथ है, जिससे महिलाओं के ऊपर जो जुर्म हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि योगी जी की सरकार में ऐसा हो रहा, इससे काफी पहले बहुत ही सरकारों में ऐसा होता था, मतलब काफी इसमें परिवर्तन आया है। अब महिलाएं लोग सुरक्षित तो हैं, फिलहाल तो ऐसे अपराध उत्तर प्रदेश में छिटपुट घटना तो होती ही रहती है, फिर भी प्रशासन बिल्कुल, लेकिन लगाम अभी भी नहीं लग पाई है सुरेश जी। इसलिए मुद्दा बड़ा बन जाता है जब किसी बेटी के साथ दुराचार होता है, दुष्कर्म होता है, रेप होता है, तो जाहिर सी बात है सवाल अपने आप खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये आपराधिक जो आंकड़े भी बता रहे हैं, आंकड़े लगातार इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। दर्शक इस मामले को लेकर जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय साझा कर सकते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े कर सकते हैं।
हमारे साथ डॉक्टर मंजू शुक्ला भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि आपकी मौजूदगी मंजू जी बेहद अहम है। स्वागत है आपका इस चर्चा में। विवेक जी, आपकी बात को हमने बीच में रोक दिया था, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं, इसके बाद रुख करेंगे राज शर्मा का। देखिए, मैं यही कहना चाह रहा था कि सबसे बड़ी कमी और फेलियर कहाँ पे हो रहा है। किसी संस्था में जब कोई कमी होती है तो उस पर सुधार के लिए कार्य करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो बॉर्डर स्कीम लागू है, इसके कारण होता क्या है कि जो प्रावधान था अपने गृह जनपद से तीसरे जनपद में 100 किलोमीटर के दायरे में पोस्ट करने का, पदस्थ करने का, लेकिन हो क्या रहा है, मेरठ के बच्चे को इलाहाबाद भेज दे रहे हैं, इलाहाबाद के बच्चे को बुंदेलखंड ट्रांसफर कर दिया है, नोएडा के बच्चे को बनारस भेज दिया है। इससे होता यह है कि जो कार्यकारी बल स्थानांतरित किया जा रहा है वो क्षेत्रीय समीकरण, क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण, वहां की भाषा शैली, वहां की लोगों से जान पहचान, लोगों में घुलना मिलना, उसको समय लगता है और वो कहीं ना कहीं इन समीकरणों से अनभिज्ञ रहता है, जिसके कारण उसका खुफिया तंत्र जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय रहता है। और पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं काफी हद तक काम करती है खुफिया तंत्र की मजबूती पे। तो जब उत्तर प्रदेश पुलिस का खुफिया तंत्र ही कमजोर रहेगा और कार्यकारी बल से पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे दरोगा हो, चाहे इंस्पेक्टर, उससे हम ड्यूटी ज्वाइन करने के समय से ही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करते हैं, लेकिन जब उसको क्षेत्रीय समीकरण ही नहीं पता, उसको भौगोलिक समीकरण नहीं पता, वहां का राजनीतिक आपराधिक बिल्कुल, क्षेत्रीय समीकरण का आपके हिसाब से पता होना जरूरी है, भौगोलिक समीकरण का पता होना जरूरी है, यानी कि खुफिया तंत्र कमजोर है आपके हिसाब से। रुक कर लेते हैं, राज शर्मा भी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। देखा जाए राज शर्मा जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि यही वजह है, खुफिया तंत्र जो है वो कमजोर है और उसकी कमजोरी की वजह से ये आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है, रेप की वारदातें बढ़ रही हैं और महिला अपराधों में इजाफा देखने को मिल रहा है? क्या यही वजह है? देखिए, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूं, खुफिया तंत्र फेल ही नहीं, ध्वस्त हो चुका है। ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि सरकार ध्यान महिला की सुरक्षा पे या किसी भी चीज पे नहीं दे रही है। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तो जिम्मेदारी उनकी बनती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में ही बिल्कुल कोल्ड वार में लगे हुए हैं, ये आपस में अपने आप में लड़ रहे हैं एक दूसरे। इसलिए क्या हो रहा है कि महिलाओं पे अपराध होता जा रहा है, कोई किसी को रोकने के लिए नहीं है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है। योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे कोई हो, अब यूपी में ले लीजिए 25-25 जिले बांटे हुए हैं, कौन किसकी सुन रहा है, किसके जिले में अपराध हो रहा है। ये तो मैं तो मान रहा हूं कि सब षड्यंत्र के रूप में हो रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे लोग हैं इनकी संवेदनशीलता नहीं घटनी चाहिए, इतने असंवेदनशील ना हो जाएं कि पहले ज्यादा होते थे अब कम। अपराध है, अपराध है, वो जो सरकार पे बैठा है और उसी से जवाब मांगा जाएगा। एक बच्चा रात भर दिन भर पढ़ता है और जब रिजल्ट उसका आता है और वो फेल हो जाता है तो क्वेश्चन तो उठता है कि बेटे तू रात भर करता क्या था। जैसे कि योगी जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, लेकिन ये भी इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश में जितना इस 7 सालों में पुलिस के द्वारा अपराध हुआ और पुलिस अपराध को रोकने में नाकामयाब रही, इतना कभी हुआ भी नहीं। आप कभी देख लीजिए, छोटी सी बात है, अभी मैंने नहीं देखा कभी कि जुडिशियल कस्टडी में भी मर्डर हो जाता होगा। अभी मैंने आप ही को उसमें सुना कि छतरपुर पे पुलिस के कांस्टेबल ने उसका तो हिरनीश क्राइम है ना, क्योंकि वो रक्षक भक्षक बन गया। अब इन पे एक पिक्चर में लिखा था तारीख पे तारीख, वैसी ये है कमेटी, जांच कमेटी। आप उत्तर प्रदेश की बात छोड़ के केंद्र में चले जाइए, लड़कियां कहां सुरक्षित हैं? लड़कियां जो पहलवान, ये तो साधारण सी लड़कियां हैं सोनी मैडम, जो लड़कियां हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाई, वो भी आंसू बहा रही हैं। बिल्कुल, वो भी सुरक्षित नहीं है और धरना प्रदर्शन की नौबत आ गई है। बात बेहद गंभीर है, मुद्दा बेहद गंभीर है। दर्शक जुड़े हुए हैं चेन्नई से, इसके बाद आपका रुख करेंगे। प्रेम जी, स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये जो अपराध की बारी बारी बातें आप कई दिनों से दिखा रही हैं, आप देखिए आज से कर्नाटक और केरला में हमारे सीएम और सीएम साहब क्या बोल रहे हैं, बोलते हैं यूपी में साम्राज्य एकदम शांत है, यहाँ पे कोई भी। इसीलिए तो हम सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए हम मुद्दा उठा रहे हैं कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जा रहा है, दिखाई तो देना चाहिए। प्रेम जी, शुक्रिया राय साझा करने के लिए।
सवाल बेहद अहम, बेहद गंभीर कि आखिर किस तरीके से अपराधों पर और माफियाओं पर अंकुश लगाया जा रहा है कि अपराध का जो ग्राफ है वो कम होने की बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। और ये स्क्रीन भी बता रही है, आप जो के न्यूज की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो आंकड़े देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यूपी में कितने मामले किस घटना के तहत दर्ज किए गए हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आपके पास आएंगे रोहित अग्रवाल जी, आरएलडी प्रवक्ता हैं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया भी इस मसले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। जो कई अहम बातों का जिक्र किया यहाँ पर विवेक जी ने, राजेश शर्मा जी ने, आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कहेंगे? प्रदेश में आज भी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं, जिस तरीके से ये आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस नारे के बल पे इन्होंने बहुत सारे वोट बटोरे, जनता का बहुत सारा प्रेम इनको मिला, इनको केंद्र में प्रेम मिला, इनको प्रदेश की सरकार बनाने में प्रेम मिला, यहाँ तक कि निकाय चुनाव में भी इनको बहुत प्रेम मिला पूर्व में। अभी निकाय चुनाव दोबारा हो रहा है तो अभी तो इनको असलियत सामने आ जाएगी भाजपा की। तो लेकिन परंतु भारतीय जनता पार्टी ने साफ नहीं किया है बेटी बचानी किससे। आप अगर देखिए, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद अगर इस तरीके के कृत्यों में इन्वॉल्व हैं और उसके बाद पूरी पार्टी उनको बचाने में अगर खड़ी हो जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है। कुलदीप सिंह सेंगर एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्रिजभूषण शरण सिंह एक एग्जाम्पल आपके सामने है, चिन्मयानंद एक एग्जाम्पल आपके सामने। मतलब अब मतलब बचता क्या है? अगर आपके खुद के जो रक्षक ही अगर भक्षक हो, तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि एक ऐसी सरकार आ गई है जहां जिनके खुद के विधायक, मंत्री, सांसद अगर ऐसे कृत्यों में इन्वॉल्व हो रहे हो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी एक दावा करती रही है कि साहब हम कानून व्यवस्था सुधार रहे हैं। कस्टडी में मौत हो जाती है, जो व्यक्ति कस्टडी के अंदर है, जिसको पुलिस के घेरे के अंदर है, 17 पुलिस वाले उसके चारों तरफ हैं, वहां पे खुलेआम उसको गोलियां मार के कोई चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हमारे यहाँ तो ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हो गया है, पूरी तरीके से कमर टूट गई। अभी किसकी कमर टूटी है हमें तो यही समझ में नहीं आता। खाली ऑल इज वेल कहने से ऑल इज वेल थोड़ी ना हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि जनता कितना परेशान है। आप देखिए, अगर हम पूर्व की घटनाओं पे जाएं तो आप एक कानपुर का व्यापारी गोरखपुर में एक होटल में जाता है, मनीष गुप्ता, उसको पुलिस वाला मार देता है। आप देखिए विवेक तिवारी, पूर्व की सरकारों में आप पहले जाइए। आते हैं मंजू जी, आपके पास ही आते हैं, बस आपसे ही सवाल है और सवाल बेहद अहम है जी। खुद महिलाएं, आपको तो संवेदनशील होना चाहिए, आपको चलिए रोहित जी, आपकी बात पूरी हो गई। हाँ, स्वयं एक महिला है। मंजू जी आपके पास आ रहे हैं, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बात पूरी हो जाए इसके बाद आपसे सवाल जी। आवाज उठाइए, आवाज से बोलो कि आप स्वयं महिला हैं और आप कम से कम ये आवाज उठाइए कि वहाँ जो रेसलर बेटियां बैठी हैं दिल्ली के बॉर्डर पे, मैं बताती हूँ, देश का गौरव देने वाले, आप बोल लीजिए, मैं बताती हूँ। भाई बीच में तो आप ही बोल रही हैं। चलिए ठीक है रोहित जी, ठीक है, अपनी बात पूरी कर लीजिए। अगर बात पूरी हो गई हो तो फिर मैं मंजू जी के पास जाऊं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर झूठे वादे करती चली आ रही है जनता से। उत्तर प्रदेश की सरकार निरंतर झूठा इवेंट मैनेजमेंट करती चली आ रही है। इनको हर चीज में इवेंट मैनेजमेंट करना है, यहां तक कि अगर कोई सजा भी हो जाती है तो उसका भी इवेंट मैनेजमेंट करते हैं। आज ही एक अपराधी को सजा हुई है 10 साल की, उसका इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, जैसे खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बैठ के उसको सजा देती हो। अरे कोर्ट ने उसको सजा दी है, आप इवेंट मैनेजमेंट करके आप इस तरीके से अपराधी को आप इतना ज्यादा उसका मनोबल बढ़ा देते हैं अपराधी का। एक सड़क चलते गुंडे को भी आप बता देते हैं ऐसा कि इतना बड़ा माफिया गैंगस्टर मार दिया आपने, ऐसे पता नहीं कितना बड़ा अपराधी आपने कंट्रोल में कर लिया हो। अरे एक सड़क चलते गुंडे को भी आप ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं जैसे ना जाने कितने बड़े माफिया को आपने मार दिया। और माफिया होता क्या है? आओ जरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी जाट की जमीन पे कदम रख के देखें कितने बड़े माफिया हो तुम। तो चलिए ये जो ठीक है, माफिया दरअसल यहाँ पर माफिया एक मुद्दा नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है कि महिलाएं आज भी असुरक्षित क्यों हैं, किस तरीके से काम किया जा रहा है। मंजू जी आपका रुख करेंगे, आपके पास आएंगे। देखा जाए लगातार ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष बार बार मंचों से ये बात का जिक्र करता है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जा रहा है। महिलाएं आज अंधेरे में शाम ढलने के बाद भी आसानी से निकल सकती हैं, आजादी से निकल सकती हैं।
मुझे लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। अभी पिछले दिनों उन्नाव की जो घटना थी उसमें भी मैंने डिबेट की थी, उसमें उस पूरे घटनाक्रम से भी आप मुखातिब होंगी। आज का जो घटनाक्रम सामने आया है, हालांकि हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आपके बाद उनका रुख करेंगे। क्या कहेंगी, कैसे अंकुश लग रहा है अपराधों पर, किस तरीके से और किसके लिए ये जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है? देखिए, के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया, मैं इसके लिए धन्यवाद अदा करती हूँ जी। सच हमेशा सामने आना चाहिए, वो भले ही हमारे राज्य में हो या किसी और की सरकार में हो। बिल्कुल। लेकिन जो हमारे पूर्व के प्रवक्ता कह रहे थे, ये महिला संबंधी अपराध हो या कोई सामान्य अपराध हो, ये कोई पहली बार घटना नहीं घटित हो रही है। जो घटना हुई है उसका हमें भी खेद है और इसकी जांच होगी। दोषी अगर कोई हमारा भी व्यक्ति होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, है ना। कोई ये नहीं है कि मैं सरकार का ब्रिजभूषण के लिए तो पहलवान बैठे हैं, एफआईआर तक की लिखी आप लोगों ने। चलिए, वो मुद्दा दूसरा है, ठीक है। यौन शोषण का मुद्दा है, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि उनका भी पक्ष निकलकर सामने आया है, उसमें हम फिर कभी बात कर लेंगे। यौन शोषण का वो भी मामला है। जी मंजू जी, अपनी बात को पूरा करिए। आप बहन जैसी हो, आपको पहले तो किसी से बोलने की लहजा सीखना चाहिए। तो चलिए ठीक है, आपके पास आएंगे राजू जी, अपने वक्त पे बोलिएगा। राज शर्मा जी आते हैं आपके पास, जवाब लेने दीजिए। जी मंजू जी, से कोई वास्ता नहीं है कि आप कितना पढ़े हैं और हम कितना पढ़े हैं। मसला ये है कि कांग्रेस अगर नहीं, शांत होकर सुनिए, मैंने आपका पक्ष शांत होकर सुना है। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर होगा कोई महसदम, तो वहां पर भी बात दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ठीक है, हम उस मुद्दे से हटकर जरा इस मुद्दे पर आ जाते हैं। यौन शोषण का मामला वो भी है, लेकिन अभी जिस मुद्दे को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगी? रक्षक ही भक्षक बनते नजर आ रहे हैं। मंजू जी, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास, क्योंकि ब्रेक में जाने का वक्त हो गया है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मंजू जी आपका रुख करेंगे और आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम किया जा रहा है, अपराधों पर अंकुश लगाया जा रहा है, महिलाएं आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आखिर क्यों, क्या वजह है? यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। जनहित में आज एक बार फिर से मुद्दा उठाया है बलात्कार का, रेप का, जो घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले दिनों उन्नाव की घटना को लेकर डिबेट की थी और आज हरदोई की घटना सामने आ रही है, जिसको लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। मसला सिर्फ एक चर्चा करने का नहीं है, मुद्दा महज एक चर्चा का नहीं है। मुद्दा ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दिया गया, पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम महिला सुरक्षा अधिनियम को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी धाराएं निकलकर सामने आती हैं। फिर आखिर ये लड़ाई न्याय की इतनी लंबी क्यों हो जाती है, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और दर्शकों की राय इस मसले को लेकर बेहद अहम और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सामाजिक अगर देखा जाए दृष्टिकोण से तो ये ग्राफ लगातार, यानी कि अपराध का ग्राफ, छेड़छाड़ की घटनाएं, रेप की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर मंजू शुक्ला जी, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद जुड़ेंगी तो जरूर जवाब लेंगे। रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता हरदोई से जुड़े हुए हैं, आलोक मिश्रा का रुख कर लेते हैं हरदोई का। आलोक, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए ये पूरा जो मामला है, एक बार फिर से इस पूरे मामले को बताइए और इसमें क्या कुछ कार्रवाई होती नजर आ रही है, इस बात का भी। ये मामला करीब 1 महीने पहले का है। यहाँ हरदोई कोतवाली क्षेत्र का एक गांव था बदेचा, वहां की एक पीड़ित युवती थी, जिसने एक सिपाही पर आरोप लगाया था कि उसने जो उसके साथ शादी का झांसा देकर जो है दुष्कर्म किया, शारीरिक शोषण किया और उसने ये आरोप लगाए हैं। पुलिस ने उसमें जांच बैठा दी, अभी तक कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। जांच बिठा दी, अभी तक कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। प्रशासनिक
अधिकारियों से आपने इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई कार्रवाई को लेकर? अभी कोई इस पे प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि चुनाव के चलते अधिकारी इस समय जो है व्यस्त हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, तो जरूर उनसे प्रतिक्रिया दोबारा ली जाएगी। उन्नाव का रुख कर लेते हैं। अरुण अवस्थी हमारे संवाददाता उन्नाव से जुड़े हुए हैं। अरुण, आपके पास आएंगे। अगर देखा जाए उन्नाव का जो घटनाक्रम रहा, पूरी तरीके से आपने उससे दर्शकों को भी रूबरू कराया। पूरा घटनाक्रम क्या रहा, कैसे रहा, क्योंकि बेहद पुराना था और फिर से वो ताजा हो गया, तो उस पूरे घटनाक्रम से आपने रूबरू कराया था और एक बार फिर से एक मामला सामने आ रहा है। तो आखिर ये जीरो टॉलरेंस की नीति काम कहां पर कर रही है और कैसे कर रही है? जमीनी स्तर पर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, इस पूरे मामले पे अगर बात करें तो उन्नाव का जो ये मामला था मौरवा थाना क्षेत्र का, इसमें आज की अगर स्थिति देखें तो आज भी वो दोनों बच्चे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में उनका इलाज चल रहा है जी। और जिन पर लगातार पीड़िता आरोप लगाती आई है और आरोप लगा रही है और इस मामले में आरोप लगा रही है कि उन आरोपियों ने जिनको पहले उसने खुद के साथ हुए शोषण का आरोपी बनाया था और पुलिस ने उसमें उनको क्लीन चिट दी थी उन आरोपियों को, और इस घटनाक्रम में जब उसके घर में आग लगाई जाती है और उसमें से एक आरोपी वो होता है जो जेल से छूट कर आया होता है और एक उसके चाचा और बाबा भी उसमें शामिल होते हैं उनकी मदद के लिए, वो भी उस पूरे घटनाक्रम में जो दोबारा घटनाक्रम होता है, पीड़िता का घर जलाया जाता है, पीड़िता के साथ मारपीट की जाती है, पीड़िता की माँ के साथ मारपीट की जाती है, पीड़िता का वो बच्चा जो दुष्कर्म की परिणति के बाद आता है उसको आग में फेंक दिया जाता है, उसकी जो एक अरुण, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि देखा जाए तो जो बाबा और चाचा पर यहाँ पर इल्जाम लगाया गया था वो झूठ करार दिया गया है। कहा गया है कि उनको इन्वॉल्व कर रही है पुलिस, क्योंकि मामले को एक दूसरा रूप देने के लिए तैयार कर रही है, रूप देने की एक कोशिश कर रही है। ऐसा कुछ निकलकर सामने आया? सूर्य जी, इसमें और थोड़ा सा स्पष्ट करना है। एक्चुअली हुआ क्या था, जो 13 फरवरी की घटना थी जिसमें वो जो लड़की है जो पीड़िता है जिसकी उम्र मात्र उस समय 11 साल की रही होगी, उसने जो आरोप लगाया था वो 5 लोगों पे आरोप लगाया था। तत्कालीन समय में पुलिस ने 2 लोगों को आरोपी माना था और 3 लोगों को उसी समय FIR में ही नाम नहीं लिया था। वही 3 लोग इस बार फिर जब युवती के घर में आग लगती है, पीड़िता के घर में आग लगती है, उसकी माँ के और पीड़िता के साथ मारपीट की जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं वही 3 लोग होते हैं जिनको पीड़िता चिल्ला चिल्ला के कह रही होती कि हमारे बच्चे को आग में फेंकने वाले यही 3 लोग हैं। इनके साथ हमारे बाबा और चाचा भी शामिल थे और साथ में एक वो युवक जो जेल से छूट के आता वो भी शामिल था। लेकिन पुलिस ने इस बार भी उन 3 लोगों को क्लीन चिट दी जिनको उसके साथ जब गैंगरेप हुआ था तब उस समय में जब जिनको क्लीन चिट दी गई उनको इस बार भी क्लीन चिट दी गई और क्लीन चिट देकर के ये कहा गया कि सच तो ये है कि ये बच्चे ये जो लोग हैं 3 लोग हैं ये लोकल में थे ही नहीं, इनकी जो लोकेशन पाई गई है वो प्रदेश से बाहर पाई गई है, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। हालांकि अगर इसमें कानून के जानकारों की माने तो कानून के जानकार स्पष्ट रूप से ये बात कहते हैं कि सबसे पहले तो पुलिस को FIR दर्ज कर लेना चाहिए था, जांच करना चाहिए था। अगर जांच में सच में लोग बाहर थे तब तो वो बात अलग होती, लेकिन अगर जो ये स्थितियां ये है कि पुलिस पहले ही अपना निर्णय दे रही है कि भाई ये 3 लोग शामिल नहीं थे, इनकी लोकेशन बाहर है। इस मामले में जब पीड़िता की अधिवक्ता से भी बात की, हालांकि पिछले दिनों पीड़िता की अधिवक्ता को भी कुछ लोगों ने धमकी दी, ये भी मामला सामने आया था, लेकिन जब पीड़िता के अधिवक्ता और दूसरे अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं से बात की तो उनका साफ कहना केवल मोबाइल पर लोकेशन ये तय नहीं कर सकता है कि वो बाहर हो। बिल्कुल, क्योंकि जिस आदमी ने अपनी आंखों से देख के आरोप लगाया है कि मारपीट करने वाले, आग लगाने वाले और चाचा और बाबा का साथ देने वाले ये 4 लोग हैं और ऐसे लोगों को पुलिस क्लीन चिट दे रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का जो रोल है वो संदिग्ध हो जाता है और पुलिस का जो रोल है वो किसी न किसी को बचाने वाला हो जाता है। बिल्कुल, जरूर सवाल उठता है। बिल्कुल, एक दर्शक जुड़ चुके हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि आज बड़ा
दुखद घटनाओं का देखने का जीवन में इस बुढ़ापे में मुझे अवसर मिल रहा है, इससे मेरा मन व्यथित हो जाता है। जी। ये आपका जो आज तक न्यूज चैनल है, अभी कल ही परसों की बात है कि वो संभाजी नगर महाराष्ट्र के लड़की की इज्जत सरेआम सड़क पर गुंडे उतार रहे थे, कपड़े उतार रहे थे उसके, और पब्लिक खड़ी तमाशा देख रही थी, वीडियो बना रही थी, लेकिन किसी ने भी एक्शन नहीं लिया कि वो बच्चों से, उन गुंडों से उस लड़की की हिफाजत करता। मैंने कानपुर में बैठ करके उस संभाजी नगर की टूटी हुई इज्जत की रक्षा की, और मैंने देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए अधिकारी को कहा, और उसने महाराष्ट्र में बैठी उस लड़की की हिफाजत की। आज इतना मीडिया है, इतना नेट है, सब कुछ है, जो अगर जैसा चाहे वैसी मदद किसी की कर सकता है, लेकिन जनता स्वयं अपनी बहन बेटियों की मजाक देखती है, इज्जत नहीं देखती। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, ठीक है, आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन जनता, आम जनता और महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसे दी गई है वो जिम्मेदारी निभाते नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल इसलिए भी खड़ा हो जाता है, अगर मीडिया अपनी जिम्मेदारी निभा रही है तो प्रशासनिक अमले को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहां पर एक कांस्टेबल ही रेप की घटना को अंजाम दे देता है, तो बड़ा सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो आखिर हिफाजत कौन करेगा? खुद ही महिलाओं को अपनी हिफाजत करनी पड़ेगी। बड़ा सवाल है, तो फिर हम जीरो टॉलरेंस की नीति का जिक्र क्यों करते हैं? शुक्रिया राय साझा करने के लिए। मंजू जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मंजू जी, आप एक महिला हैं, एक महिला होने के नाते आम जनता, आम दर्शक जो देख रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को समझ रहे हैं, वो भी विचलित हैं और व्यथित हैं। क्या आपका मन विचलित नहीं होता ऐसी घटनाओं को देखकर? और अगर होता है, व्यथित होता है, तो क्या गंभीरता ऐसे अपराधों को लेकर दिखाई जा रही है? बिल्कुल विचलित होगा, विचलित ना होने का कोई प्रश्न नहीं होता जी। मैं एक महिला हूँ, मेरे भी घर परिवार में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, है ना, और मैं नेता नहीं भी थी तभी भी मेरा मन विचलित होता था, और मैंने हमेशा आवाज उठाई है महिला मुद्दों पर, और जो ये घटना हुई है इसको लेकर भी मेरा मन बहुत दुखी है जी। और इस पर मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, मीडिया को और सभी को, कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, और जो भी आरोपी होगा, हमारी सरकार में जहां पर अपराधी चाहे कितने पुराने हो, चाहे अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, दाऊद इब्राहिम, किसी भी सरकार ने, जिन सरकारों ने इनको पाला पोसा था, हमने उनको मिट्टी में मिला दिया, है ना। तो जब हम इतने बड़े बड़े अपराधियों को कर रहे हैं और लड़कियों के लिए, लेकिन ठीक है, वो वांटेड थे, वांछित थे, वो माफिया थे, उन पर अंकुश पा लिया गया और उसको लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। अच्छी बात है, क्योंकि प्रदेश माफिया मुक्त होना चाहिए, इस बात से हम भी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन तरीका और दूसरी चीज, तरीके पे भी सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। मुद्दा दूसरा हो जाता है, माफिया का जिक्र होता है, तो यहां पर बात महिला सुरक्षा की कर रहे हैं हम। तो उन्नाव की घटना जो पिछले दिनों सामने आई, उसको लेकर, साथ ही आज जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, कांस्टेबल ही रेप की घटना को अंजाम दे देता है, तो आखिर ये स्थिति बनती क्यों है? क्यों कानून इतना सख्त नहीं हो पा रहा है या सख्ती से कार्रवाई नहीं कर पा रहा है कि ये जहन में डर नहीं है कि आखिर ये घटना को अंजाम देने से पहले 10 बार सोचा जाए? मैं के न्यूज का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने एक संवेदनशील मुद्दे को उठाया। मैंने पहले भी कहा है और मैं फिर कह रही हूँ कि आरोपी बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे प्रशासनिक अमले का आदमी हो या कोई भी हो। भाजपा सरकार में चाहे कोई मंत्री इन्वॉल्व हो या कोई प्रशासनिक आदमी इन्वॉल्व हो या कोई सत्ता का ही आदमी क्यों ना इन्वॉल्व हो, दूध का दूध और पानी का पानी होता है यहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं मंजू जी, दोबारा से आपका रुख करेंगे। उम्मीद करते हैं कि इस मामले में इस परिवार को, इस पीड़िता को न्याय मिले, क्योंकि हर बार ये आश्वासन निकलकर सामने आता है और इसीलिए के न्यूज ऐसे मुद्दों को उठाता है। विवेक जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए, सपा के कार्यकाल का अगर जिक्र किया जाए तो महिला अपराध तब भी चरम पर था,
जो एक माहौल क्रिएट था तब भी वो इसी तरीके का नजर आ रहा था और बेहतरी की कुछ उम्मीद नजर आई, लेकिन वो जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिल रही है। किसी पर आरोप लगाना, अगर पक्ष और विपक्ष की बात करें तो आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन आप विपक्षी दल होने के नाते एक सपा समाजवादी पार्टी से हैं तो जाहिर सी बात है इस मुद्दे को आप भी बखूबी उठा सकते हैं। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहूंगा कि ये पूरा विषय जो है राजनीति से प्रेरित होना ही नहीं चाहिए जी। ये कानून व्यवस्था से जुड़ा सामाजिक और सामाजिक विषय। यहाँ पे अगर हम सत्ता को कोई सुझाव देते हैं तो मुझे लगता है कि सत्ता को उसे अहंकार की दृष्टि से न देखते हुए उसे सुझाव के सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनाना चाहिए। भाई अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी 181 वुमेन हेल्पलाइन आपने सुनी होगी, जिसमें वर्कर्स को 1 साल तक इन्होंने सैलरी नहीं दी और उसके बाद उस 181 हेल्पलाइन जो काउंसलिंग हेल्पलाइन हमने बनाई थी जिसमें एक वैन भी हर उस सेंटर को दी गई थी। हमने शुरू में 11 जिलों में इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लॉन्च किया था और बाद में इसको 75 जिलों तक बढ़ाया गया था, लेकिन 181 योगी सरकार ने आते ही बंद कर दी। सबसे ज्यादा बड़ी बात 10 नब्बे हमने क्यों लागू किया? 10 नब्बे लागू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल मिल सके। उससे भी बड़ी बात, अगर ये आंकड़े पे बात करना चाहती है लेकिन विषय राजनीतिक हो जाएगा। मेरा फिर वही कहना है, जब तक उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, बच्चियों को आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग नहीं दिलवाएंगे उनके में, जैसे कि समाजवादी सरकार में हमने शुरू किया था पायलट प्रोजेक्ट, बच्चियों को स्कूल में मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिलवाई जा रही थी, लेकिन ये सरकार समाजवादी कार्यों को आते ही इन्होंने सबसे पहले बंद करने का काम किया। चलिए ठीक है, वो आपकी राजनीतिक पूर्वाग्रह की बात है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश की बॉर्डर स्कीम तो हटाइए, जिससे कि 3.25 लाख जवान जो कि काम तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि काम करना कैसे है, वो कहीं ना कहीं भ्रमित होकर के बस जो ऊपर से अधिकारी कहते हैं उतना ही काम उनको दिखाई देता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जब उनका खुफिया तंत्र ही सक्रिय नहीं तो काम क्या करेंगे वो। और एक बात मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं, उत्तर प्रदेश में एक अराजकता का माहौल है कि अपराध कोई भी होता है ये स्वीकार नहीं करते हैं। आप देखिए एनसीआरबी के आंकड़ों को ये नकार देते हैं, सीधे सीधे खारिज कर देते हैं। अगर मैं आप कहेंगी मैं 2013 से लेकर अपनी सरकार से लेकर 18-19 तक के आंकड़े दिखा दूंगा और ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है, लेकिन ये स्वीकार नहीं करते। मेरा कहना है कानून व्यवस्था राजनीति का विषय होना ही नहीं चाहिए। आप एंटी रोमियो स्क्वाड बनाइए, चाहे पिंक बूथ बनाइए, सबसे बड़ी बात यह है जब तक महिलाओं और बच्चों को आप ही की केंद्र सरकार के द्वारा कारित की जा रही वन स्टॉप सेंटर जैसी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप कानून व्यवस्था कहां से दुरुस्त करेंगे? आज बलात्कार पीड़िता अगर थाने जाती है, हो सकता है कि वहां उसका उत्पीड़न ज्यादा हो, लेकिन वन स्टॉप सेंटर के बारे में बहुत कम लोग को पता है, जहां जाते ही महिलाओं के प्रति कम से कम एक सकारात्मक रवैया दिखता है। लेकिन ये इस बात को सबसे बड़ी बात है कि लोगों को जागृत कौन करेगा? ये सरकार का दायित्व है। ये विज्ञापन जो देते हैं लेकिन अपने देते हैं। अब देखिए परिवहन की साइट हैक हो गई, 40 करोड़ की शायद उससे फिरौती मांग ली गई और मुख्यमंत्री जी इतने जिम्मेदार हैं कि वो चुनाव की रैलियों में व्यस्त है। तो ये गंभीरता जब आपकी असंवेदनशीलता रहेगी कानून व्यवस्था को लेकर के इस प्रकार, चलिए तो अवेयर करने का काम आप कर लीजिए, अवेयर लोगों को करने का काम आप कर लीजिए विवेक जी। हम तो कह रहे हैं, हमने तो किया, मैं तो आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जो आदरणीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में कानून व्यवस्था को लेकर काम हुए, ठीक है सुनील जी, वो बात अलग है कि सरकार हमारी चली गई, लेकिन अगर हम बने रहते तो हो सकता है कि इससे 4 गुना और आगे बढ़कर के हम और चलिए बिल्कुल। हालांकि ऐसे मुद्दों पर राजनीति बहुत चरम पर होती है, हर राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने में जुट जाता है बजाय उस मुद्दे पर उस पीड़िता को इंसाफ दिलाने को लेकर। एक दर्शक है, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं, इसके बाद विवेक जी आएंगे आपके पास। गिरीश जी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका गिरीश जी, अपनी राय साझा कीजिए। ये कहना चाहता हूँ, मैं देश के नेताओं से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बूढ़ा आदमी हूँ, कि वह समाज के अपराध, सामाजिक जीवन में हो रहे अपराधों के लिए अपनी अपनी सरकारों की तारीफ और बुराई और प्रशंसा न करते हुए अकेले में अपनी ये सब बातें करें जाके नेता। जब मंच पर हमें सामने आवे तो वह सब मिलकर एक ही बात बोले कि गुंडों सावधान, देश को समाज को नुकसान पहुंचाने वाले सावधान, हम सब एक हैं और हम तुम्हारी छाती पर चल जाएंगे अगर तुमने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की। यह हुंकार होनी चाहिए नेताओं की, यह हुंकार नहीं होनी चाहिए तुम अच्छे हम बुरे, वो अच्छा वो बुरा। कंपेयर करने की बजाय, कंपटीशन करने के बजाय एक व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी के साथ ऐसे मुद्दों पर सामने आना चाहिए। शुक्रिया गिरीश जी, बेहद महत्वपूर्ण बात का जिक्र किया आपने, इत्तेफाक रखते हैं आपकी इस राय से। शुक्रिया राय साझा करने के लिए। आपके पास आएंगे राज शर्मा जी, आपने यौन शोषण का मामला, जो महिला पहलवान है उनका भी जिक्र किया,
उसको लेकर आपने सवाल उठाए। यौन शोषण का मामला वो भी है, हालांकि उसमें पक्ष भी निकलकर सामने आया और आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। राजनीतिकरण की बात कही जा रही है ब्रजभूषण की तरफ से। तो उस मामले पर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आएगा? प्रियंका गांधी भी आज समर्थन करती हुई नजर आई इस मामले को लेकर, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है कि हम इस आरोप के साथ इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन सवाल ये है कि आज समाज में महिला किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हो, लेकिन वो आज शोषित हो रही है। कैसे अंकुश लगेगा? मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं जी। वहां पे प्रियंका गांधी गई, मैं कह रहा हूं ये कोई बड़ी बात नहीं। सारे नेताओं को वहां जाना चाहिए। मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री जी को मन की बात पहले अपनी बच्चियों से कहनी चाहिए। चाहे प्रधानमंत्री जी को रैली में नहीं जाना चाहिए था। जिस तरह उन्होंने बेटियां जब मेडल जीत कर लाई थी, जब फोटो खिंचाते हुए अपने को गौरवान्वित फील कर रहे थे, तो आज वहां जाते जंतर मंतर में और हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज से कहते कि बेटी तेरे संग मैं हूं जो एक देश का चौकीदार कहता हूं, मैं हूं तुम्हारा चौकीदार। और मैं ब्रजभूषण को पार्टी से निकालता हूं। मैं मंजू बहन से कहना चाहता हूं, इन्होंने एक बात कही थी कि चाहे वो सांसद हो चाहे वो मंत्री हो, वो बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन वो तो मंत्री खुलेआम बोल रहे हैं। सांसद आपके, आप एक बात कह सकती है मंजू बहन हमारी कि ये पार्टी की तरफ से गलत हुआ कि पार्टी ने लड़कियों का साथ नहीं दिया। और उससे भी ज्यादा क्या, जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि रिपोर्ट लिखो, तो पुलिस कह रही है, मीटिंग कर रही है कि एफआईआर क्या लिखनी है। उससे भी घृणित कार्य क्या हुआ कि देश का खेल मंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी तो बात हो गई थी, लड़कियां कुछ कहती हैं। मतलब हर तरह से देश की उन बच्चियों को झूठा साबित करने में लगी है ये देश की सरकार, जो लड़कियों ने मेडल लाकर हमारे देश के सम्मान को ऊपर किया था। मैं कहता हूं इसका पश्चाताप करना चाहिए। मोदी जी को भी जंतर मंतर में जाना चाहिए कि बेटी आप ये धरना खत्म करें, अभी तुम्हारा बाप तुल्य प्रधानमंत्री है। क्या इसे कहने से उन्हें शर्म आनी चाहिए? अब प्रियंका गांधी चली गई, ना जाए तो दिक्कत नहीं, इसमें तो आरोप भी लगाया ना ब्रजभूषण जी ने कि ये कांग्रेस राजनीति कर रही है। अच्छा, एक और मुझे निशाना बनाया गया। मैं एक और बात बता रहा हूं सोनी जी, राजनीतिकरण इस किसी भी रेपिस्ट कांड में विपक्षी नहीं कर रहे हैं, ये पक्ष ही कर रहा है। ये जो सरकार में बैठे हैं, क्या जरूरत है रैली में जाने की? एक रैली ना करते तो क्या इसका मतलब दर्शाता है भाड़ में जाए जनता, हम इलेक्शन पे इलेक्शन जीतते जाएं, क्योंकि इलेक्शन के मूड में रहते हैं, इलेक्शन के मोड में रहते हैं, भाड़ में जाएं। वो लड़कियां रो रही हैं और याद रखिएगा उन पहलवानों के आंसू अच्छे को बहा देंगे। मंजू बहन इस बात को याद रख लीजिएगा, तारीख समय नोट कर लीजिएगा। उनके जो आंसू बह रहे हैं ना, वो आपकी सत्ता को इस तरह बहा देंगे जैसे तूफान पे एक तिनका बहता है। मैं फिर कह रहा हूं, आप जाइए। बात हम लोग राजनीति नहीं करते हैं, राजनीति करना आप सबसे बड़ी जो एक विडंबना इस देश में चल रही है, जो सरकार आई है, वो अभी आरएलडी वाले ही भाई कह रहे थे मेरे रोहित जी, ये इवेंट मैनेजमेंट में लग जाते हैं। ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है गाड़ी में बैठ के। आप जाइए जंतर मंतर में, लड़कियों से कहिए, अरे बच्चों हम हूं, जिस तरह तुम्हारे संग फोटो खिंचाने में मैं गौरवान्वित फील कर रहा था, हिंदुस्तान के 200 चैनल उनको दिखा रहे थे। आज कौन दिखा रहा है? आज एक भी गृह मंत्री भी नहीं कह पाए। अरे गृह मंत्री एक शब्द नहीं कह पाए। आपकी पुलिस है, कहते नहीं एफआईआर पहले लॉन्च होगी। अभी 2 दिन पहले मैं डिबेट कर रहा था, तो उनके बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं पहले जांच होगी। ये कौन सा तरीका है? वहां लड़कियां इल्जाम लगा रही, आप एफआईआर के बाद जांच होनी चाहिए। कायदा भी यही है, एफआईआर हो, दूध का दूध पानी का पानी। लेकिन यहां दिक्कत क्या आ रही? पुलिस अपने आप को क्लीन चिट देती है, सरकार अपने आप को क्लीन चिट देती है। यही दिक्कत है हमारे संग। और इनका नारा क्या है, मैं फिर कह दूंगा, इन्होंने एक तो ये अपनी पता नहीं किस झूठी जिंदगी में जी रहे, एक झूठी जिंदगी में। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी को एक चीज नसीहत देना चाहता हूं, आप दूसरों से झूठ बोलोगे शायद सर्वाइवल है, लेकिन जब आप अपनी अंतर आत्मा से अपने लिए झूठ बोलोगे तो रात को आता तो होगा याद कि क्या झूठ बोला और क्या सच्चा। ये देश की जनता सब देख रही है। जैसे आपके नेता कहते हैं भारत जवाब मांगता है, आज भारत की बेटी बेटी, भारत का जर्रा जर्रा भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रहा है कि करो बेटियों की रक्षा, बचाओ देश का सम्मान। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो स्लोगन दिया गया
इस पर कितना अमल किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है, और ये कैसे, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगी कैसे? एक दर्शक जुड़े हुए हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, इसके बाद राज शर्मा जी आते हैं आपके पास। जेपी भारद्वाज जी हरियाणा से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका जेपी जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, ये भाई साहब जो शर्मा जी बैठे हैं जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इतने चिल्ला रहे हैं, उनको बोल दो कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कोर्ट अपना काम कर लेगी, तुम इतना क्यों उफलाए हुए हो? कोर्ट का काम है, कोर्ट कर देगी। हमारी ये सुझाव है कांग्रेस वालों को, इतना मत बौखलाओ, कोर्ट का काम है। पब्लिक ये कह रहे थे कि पब्लिक देख लेगी, जब भी चुनाव आता है पब्लिक अपने आप बता देती है किसकी तरफ पब्लिक है किसकी तरफ नहीं है। तो पब्लिक का निर्णय है ना, पब्लिक बता देगी इनको किसने गलत काम किया, कौन ठीक है कौन गलत है। आगे 2024 नजदीक ही है, जो जल जाएगा पता, ठीक है। कि कौन कितना है। जो मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो जाहिर सी बात है कोर्ट न्यायालय में विचाराधीन होते हैं, तो उसके फैसले के बाद ही स्थिति साफ होती है, क्या सजा सुनाई जाती है, क्या मामला है। ठीक है, शुक्रिया राय साझा करने के लिए जेपी भारद्वाज जी। आपके पास आते हैं रोहित अग्रवाल जी। कवायद जो है सत्ता पक्ष की वो विफल क्यों साबित होती नजर आ रही है ऐसे आपराधिक मामलों को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता से कोई लेना देना नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना है। वो सिर्फ सत्ता के लिए राजनीति करते हैं, कुर्सी से उनको बहुत प्रेम है। अब जिसका भी अगर जनाधार है, जैसे ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उन्होंने आज अपनी ताकत दिखाई कि साहब उन्होंने हजारों लोगों को बुलाया, मालावाला पहनी बड़ी बड़ी। तो जिसका भी जहां पे अगर थोड़ा भी जनाधार है तो भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई करने से डरती है। यही हाल कुलदीप सिंह सेंगर के केस में हमने देखा था, यही हमने देखा ब्रिजभूषण शरण सिंह के केस में, यही हमने पूर्व में जितने भी केसेस रहे हैं, चाहे वो किसी भी बेटी के साथ हुए हो, चाहे वो हाथरस की बेटी के साथ हुए हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी के साथ हुए हो, चाहे वो गोरखपुर की बेटी के साथ हुए हो, आगरा में हुआ ये केस। और अब स्थिति ये हो गई है कि हम आज एक केस देखते हैं, उस केस के ऊपर जब हम संवेदनशीलता दिखाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हमें दुख हुआ, ये बेटी जल गई, ये बेटी के साथ रेप हो गया, ये बेटी मर गई, है ना, उसके बाद हम संकल्प लेते हैं कि नहीं जी अब आगे कुछ नहीं होने देंगे। भाजपा के प्रवक्ता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम आगे कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन 2 दिन बाद फिर हम उसी अगले डिबेट पे बैठे होते हैं अगली बेटी को लेके, फिर उसके अगले दिन हम अगली बेटी को लेके बैठे होते हैं। तो ये जो संवेदनहीनता है सत्ता की, इसने आज देश को बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि भाजपा सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए किसी भी उस स्तर पर उतरने के लिए तैयार है। बाकी मैं 2-4 चीजों का सवाल का जवाब दे दूं आपके जो इस डिबेट के बीच में आए, मुझे लगता है कि उनका जवाब देना बनता है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। बिल्कुल। कि एक तो चीज ये आई, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता से कहा कि साहब वो प्रियंका गांधी गई है वहां पे राजनीति कर रही है। विपक्ष का काम ही है मैडम आवाज उठाना, विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और विपक्ष इसीलिए है ही। अगर आज नहीं, ये मेरा सवाल उठाना है मकसद नहीं था। मैंने बताया कि ऐसे मुद्दों को लेकर राजनीति कितने चरम पर होती है। अगर राजनीति प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर गई, उन्होंने समर्थन किया, ब्रजभूषण के इस्तीफे की मांग की गई, लेकिन उन्होंने ये बात कही, इस बात को मैंने बताया, इस बात का जिक्र किया है। राजनीति तो हो रही है ना ऐसे मुद्दे पर, यौन शोषण का मामला है। नहीं तो अच्छा ये बताइए, हम राजनीतिक दल हैं, इसमें कोई दो राय है? हम राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, बिल्कुल बिल्कुल। विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है सवाल उठाना। रोहित जी, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, लेकिन अगर ऐसे मामले सामने आते हैं तो उसमें बिल्कुल नहीं। सोनी जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, आप इस बात को जरा बताइए कि जब ये विपक्ष में हुआ करते थे, जब भाजपा के लोग विपक्ष में हुआ करते थे, तो उस समय ये क्या करते थे? नहीं, भाजपा के लोग जब विपक्ष में हुआ करते थे ये क्या करते थे? ये रुदन प्रलाप जो सड़क पे लेके प्याज सिलेंडर लेके बैठते थे, क्यों करते थे भाई? ये विपक्ष बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक है मुझे कि विपक्ष में जो रहेगा वो सवाल उठाएगा। रोहित जी, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। एक मिनट। देखिए ऐसा है, अब आप बात को समझिए, जो सच्चाई है उससे देखिए भागिए मत। हम भाजपा के प्रवक्ता नहीं है जो हम सिर्फ झूठ परोसने का काम करेंगे। हम कुर्ता पहन के बैठे हैं, 1 घंटे से आपके डिबेट पे बैठे हुए हैं, अपना काम धंधा छोड़ के सामाजिक सौहार्द के लिए हम यहाँ पे जो है समय दे रहे हैं। हम राजनीति तो करने के लिए दे रहे हैं मैडम।
नहीं नहीं, तो हम राजनीति नहीं रोहित करेंगे तो जी, क्या करेंगे? एक आपके चीज यहाँ दर्शकों पर को भी साफ कर समझना दूं, पड़ेगा। राजनीति और विपक्ष ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति अच्छी नहीं लगती। रोहित जी, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं है आप ऐसे मुद्दे को लेकर गंभीर होकर, इस मुद्दे को लेकर आप क्या कर सकते हैं उस पीड़िता के लिए, इसको लेकर गंभीरता आपकी होनी चाहिए। राजनीति वाले मुद्दे पर आप राजनीति करिए, विपक्षी दल होने के नाते आपको अधिकार है ये। किसी पीड़िता का साथ बिल्कुल देना, विपक्षी किसी दल होने के पीड़िता नाते के हमें संग अधिकार खड़े है होना। जनता के दर्द को क्या सरकार मैं तक नागरिक रखना। नहीं हूं? जनता बिल्कुल। का मैं राजनीति आप को कहाँ पे गलत हैं? बिल्कुल बिल्कुल आप रोहित गलत है, जी, ये हमारा फर्ज है। राजनीतिक और दल का जिक्र किया आपने, इसलिए मेरा यह सवाल है कि राजनीतिक दल होने के नाते, विपक्षी दल होने के नाते आप अच्छे से सवाल उठाइए, मुद्दों को उठाइए, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जब बात महिला सुरक्षा की होती है या महिला के रेप कांड को लेकर होती है तो थोड़ा गंभीरता विपक्ष को भी दिखानी चाहिए ऐसे मुद्दों को लेकर। समय कम है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन सवाल आज कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर कि लगातार फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी आखिर क्या वजह रह जाती है कि कानून व्यवस्था अभी भी लचर है और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।